हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश विद सुदीप में। आज का हमारा सेशन बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए है और आज हम लोग पोएट्री सेक्शन से इम्पॉर्टेंट पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सोल्जर और इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस समझेंगे हम लोग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर जरूर किया करो और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोएट के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक, जैसा कि आप देख पा रहे हो, द सोल्जर इज एक्चुअली अ सोनेट। ये जो हम लोग पर्टिकुलर पोएम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट एक कविता लिखने का तरीका है जिसमें 14 यानी कि 14 लाइन्स होते हैं और शुरुआत के 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है और अंतिम के 6 लाइन्स को सेस्टेट कहा जाता है। ये आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। बेस्ड ऑन पैट्रोटिज्म, ये कविता किस पर बेस्ड है? पैट्रोटिज्म पर, देशभक्ति पर है। रूपर्ट ब्रूक का लाइफ स्पैन था 1887 से लेकर 1915 तक। वाज बॉर्न इन अ वेल टू डे एकेडमिक फैमिली। इनका जो परिवार था वह काफी पढ़ा लिखा था। फेमस पोएट W.B. Yeats डिस्क्राइब हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। जो W.B. Yeats जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड का या फिर यूरोप का सबसे हैंडसम पर्सन है। ये भी आप याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट। ब्रूक को किस लिए याद किया जाता है? वॉर पोएट के रूप में। हु इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म, जो कि देशभक्ति जगाने का काम करते थे इन अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब की बात है ये। द सोल्जर इज अनडाउटेबली द बेस्ट पोएम ही हैज क्रिएटेड। यह जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बिना किसी संदेह के बहुत ही उत्कृष्ट कविता है इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं। थीम पहले समझ लो, ये पोएम ओवरऑल है क्या? इट इज अ सोनेट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इन विच द पोएट बीइंग हिमसेल्फ एन एक्टिव सोल्जर। कवि जो है यहाँ पर खुद को एक एक्टिव सोल्जर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि सेना में है और जो कि युद्ध के मैदान में है। एंड फाइटिंग फॉर हिज नेशन, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। इन फार ऑफ लैंड, कहाँ? फार ऑफ लैंड कहने का मतलब क्या होता है? अपने देश से दूर। सिंग्स हिज ओन सॉन्ग, जो कि अपने गीत खुद गा रहा है। गीत गाना का मतलब यहाँ पर क्या? अपने एक्सपीरियंस को शो करना। ही टॉक्स ऑफ हिज ओन सेक्रीफाइस, जो अपने बलिदान को बताता है। एंड वांट्स द पीपल ऑफ हिज लैंड, और अपने देश के जो पब्लिक है उनको यह बताना चाहता है, विश्वास दिलाना चाहता है दैट अ ट्रू सोल्जर, जो सच्चा सैनिक होता है, फाइटिंग फॉर द लैंड, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, नेवर डाइज, वो कभी एक्चुअली में मरता नहीं है। तो ये काफी इंस्पिरेशनल पोएम रहने वाली है बिना किसी डाउट के। तो चलिए शुरू करते हैं ना। हमारे पोएम के स्टार्टिंग 4 लाइन्स आप देख पा रहे हो। इफ आई शुड डाई, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. आप याद रखना कि यहाँ पे dust का मतलब body है, ठीक है। Now the poet says that if he ever dies in a foreign country during the war, कवि कहते हैं कि युद्ध के दौरान अगर मैं कहीं विदेशी भूमि पर मारा जाता हूँ, and is buried there, और उसी विदेशी भूमि में मुझे दफना भी दिया जाता है। It should be remembered that even in that foreign country there is some corner of a land that belongs to England. All right? मतलब कवि का कहना है कि अगर किसी विदेशी भूमि में मेरे शरीर को दफना दिया जाता है तो ऐसा याद रखना चाहिए सभी लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को, कि जिस भूमि के टुकड़े पर मेरे बॉडी को दफनाया गया है वह टुकड़ा अब इंग्लैंड का हिस्सा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कवि का ऐसा मानना है कि जहां भी मैं रहूंगा मेरे लिए इंग्लैंड वही है। ठीक है, मेरे लिए इंग्लैंड वही है, मुझसे इंग्लैंड को कोई अलग नहीं कर सकता है, नॉट इवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी नहीं। एज द बॉडी ऑफ माइंड शैल इटसेल्फ बी द प्रूफ, क्योंकि मेरा मृत शरीर इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर एक इंग्लैंड का पर्सन फिर दफनाया गया है, तो ये इंग्लैंड का हिस्सा है। द पोएट सेज दैट द फॉरेन लैंड इज नो डाउट सीक्रेट फॉर इट्स सिटीजन्स। सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र। But he also believes that the burial of an England-born person, that the foreign land becomes more valuable. कहने का मतलब है, पोएट कहना चाहते हैं कि विदेशी भूमि जहां मुझे दफनाया जाएगा वह निस्संदेह वहां के लोगों के लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन मेरा मृत शरीर वहां की मिट्टी को और पूजनीय बना देगा क्योंकि मैं इंग्लैंड की संतान हूं। कवि का ऐसा मानना है कि वह भूमि जहां मुझे दफनाया जाएगा वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी। बेसिकली कवि कहना क्या चाहते हैं कि मृत होने के बाद भी उनका शरीर इंग्लैंड से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का ये रिलेशन शो कर रहे हैं। आगे देखते हैं।
A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home. ठीक है, इन लाइन्स में जरा देखते हैं ध्यान से. द पोएट शोज हिज अफेक्शन एंड लव to his country as he thinks he is lucky to have a country like England. इन लाइन्स में पोएट अपने स्नेह या प्यार को दिखा रहे हैं जो कि देश के प्रति है. यहाँ पे डस्ट का मतलब शरीर ही है. वह खुद को लकी महसूस करते हैं क्योंकि वह इंग्लैंड की संतान है. He says that it is England which gave him breath of life, made conscious about various things, gave flowers to love and ways to walk. इंग्लैंड ने उन्हें जीने के लिए सांसें दी हैं, सचेत बनाया है, फ्लावर्स दिए हैं. फ्लावर्स कहने का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस, और खुली छूट दी है ताकि वो सड़कों पर घूम सके. छूट का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी. ठीक है, और रोम का मतलब क्या होता है? घूमना. ऑलराइट, आगे देखते हैं. ही फर्दर एड्स दैट द रिवर्स प्रोवाइडेड हिम वाटर टू बाथ. आप देख पा रहे हो बात की स्पेलिंग गलत नहीं है. ठीक है ना, बात BATH भी होता है और BATHE होता है. जब आप नदी या स्विमिंग कर रहे होते हो तो बात की स्पेलिंग ये होती है. ठीक है, यहाँ की नदियों ने उन्हें स्नान करने के लिए पानी भी दिया है. बिल्कुल सही है. एंड ही वॉज ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम. ठीक है, और सन्स का आशीर्वाद पाकर वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं. अब जरा रुको यहाँ पर. सन्स का आशीर्वाद, ये क्या बात हुई? सन्स का मतलब तो सूर्य होता है. क्या सूर्य का कोई प्लूरल भी है क्या? नहीं. तो यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे सन्स का मतलब सूर्य नहीं, बल्कि यहाँ पे देखो मैंने एक पार्ट मेंशन किया है, इसको ध्यान में रखना. ये पार्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ना स्कूल में ना कहीं पर भी, कॉलेज में. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. यहाँ पे सन्स का मतलब सकारात्मक ऊर्जा का जिक्र किया जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, जो कवि को अपने साथियों से मिलती है या फिर अपने आसपास के इंग्लैंड के लोगों से मिलती है. तो उस पॉजिटिव एनर्जी को पाकर ये खुद को खुशकिस्मत समझते हैं. ऑलराइट, आगे देखते हैं. एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल शेड अवे, अ पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस, गिव समवेयर द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन. ठीक है. Further, the poet expresses that if he dies fighting for the nation, all the sins का मतलब क्या होता है? sins का मतलब पाप. ठीक है, evil things committed by him will be washed away and hence his heart will get purified. मतलब कवि कहते हैं कि अगर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके द्वारा किए गए यदि उन्होंने कोई पाप किया होगा तो वह पाप धुल जाएगा, क्योंकि देश के लिए दिया गया बलिदान सबसे बड़ा बलिदान होता है. ठीक है, वह कहते हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी. हिज सोल विल गेट यूनाइटेड विद द ऑलमाइटी. मतलब उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाएगी मरने के बाद. यही फैक्ट हम लोग जानते हैं अब तक. ठीक है, आगे देखते हैं. द एटर्नल माइंड प्रोबेबली रिफर्स टू समथिंग लाइक आइडिया ऑफ गॉड. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एटर्नल माइंड वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है. इसका मतलब संभवतः हम लोग क्या समझ सकते हैं? आइडिया ऑफ गॉड, भगवान का विचार. ठीक है, और पल्स का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है? छोटा हिस्सा, एक स्मॉल पार्ट. द स्पीकर सीम्स टू बी सेइंग दैट व्हेन द सोल्जर गोज टू हेवन. कभी कहते हैं कि जब कभी हेवन यानी कि स्वर्ग जाएंगे, ही विल बिकम पार्ट ऑफ दैट लार्जर अनइंड्यूरेबल बीइंग. तो वह अनंत सच का हिस्सा बन जाएंगे, यानी भगवान का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएंगे. ऑल राइट, एंड परहैप्स री एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स. और क्या कर पाएंगे? वो सारी चीजों को दोबारा एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो वह जीवित होकर करते थे. वो सारी चीजों को दोबारा वो फिर से महसूस कर पाएंगे. ऑल द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन. वो जो सारे विचार जो इंग्लैंड ने इनको दिए थे, इनको लगता है कि जब मैं हेवन जाऊंगा तो मुझे वो विचार दोबारा मिल जाएंगे. ठीक है, कवि का ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि जहां कहीं भी वो रहेंगे इंग्लैंड उन्हीं के साथ रहेगा, ऐसा वो मानते हैं. ऐसा उनका बहुत अपने देश से लगाव है कि वो मुझसे इंग्लैंड को कोई अलग नहीं कर सकता. मैं जहां भी हूं इंग्लैंड में रह लिया वहीं है. Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in hearts at peace under an English heaven. इसका explanation जरा देखते हैं. The poet believes that the eternal mind यानी कि God shall provide him the same sights, sounds, dreams
दैट द सोल्जर इंजॉयड बैक इन द टेरेस्टोरियल, कहने का मतलब होता है अर्थ लेआउट ऑफ द इंग्लैंड। कहने का मतलब कवि को पूरा भरोसा है कि ऑलमाइटी या गॉड वो सारी चीजें उनको वापस प्रदान करेंगे, चाहे वो इंग्लैंड का दृश्य हो, दोस्तों या फैमिली की खुशियां हो, आवाजें हो, कोई स्वप्न हो, वो सारी चीजें इनको वापस मिलेंगी। जो कभी सांस्कृतिक संस्करण में इन्हें मिला करती थी वो मरने के बाद भी इनको मिला करेंगी, ऐसा इनका भरोसा है। दे विल ऑल्सो बी लाफ्टर ऑफ सोल्जर लर्न ऑफ फ्रेंड्स या फ्रॉम फ्रेंड्स, वह दोस्तों की हंसी को भी महसूस करेंगे क्योंकि उन्होंने ही इनको प्रेरित किया है देश के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। ना आगे देखते हैं। द पोएट बिलीव्स दैट देयर शैल बी काइंडनेस इन द हेवन एज देयर शैल बी नो वॉर एंड दैट हेवन विल बी ऑफ इंग्लैंड। मतलब कवि कहते हैं कि इस स्वर्ग में काइंडनेस होगा, जहां ये मृत्यु के बाद जाएंगे वहां दयालुता होगा, जेंटलनेस होगी। क्यों? बिकॉज वहां पे कोई वॉर नहीं है, कोई युद्ध नहीं है ऊपर, और सबके दिनों में शांति है क्योंकि यह स्वर्ग भी इंग्लैंड का है। आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है। ये इंग्लिश हेवन कहने का मतलब क्या ऊपर भगवान के पास भी अलग अलग जगह का अलग अलग स्वर्ग है? मतलब इंडिया का अलग स्वर्ग, इंग्लैंड का अलग स्वर्ग? नहीं, यहाँ पे कवि जो है इंग्लिश हेवन इन्होंने इसीलिए जिक्र किया क्योंकि इनके हिसाब से क्या कहना है इनका कि जहां भी यह जाएंगे, शुरुआत में ही मैंने कहा था, ये जहां भी जाएंगे इनका ऐसा मानना है कि इंग्लैंड भी मेरे लिए वही है, मुझसे कोई सेपरेट कर ही नहीं सकता। तो इनका ऐसा मानना है कि ऊपर जो हेवन है वो भी किसका होगा? इंग्लैंड का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ये। द स्पीकर पोर्ट्रेज अ वेरी हैप्पी रिलैक्सिंग पिक्चर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ दैट विल बी मच लाइक जॉयफुल टाइम्स स्पेंड इन इंग्लैंड। कवि मृत्यु के बाद के दृश्य को बहुत बेहतर और खुशनुमा तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मरने के बाद भी सब कुछ सेम रहेगा जैसा इंग्लैंड में था मेरे लिए कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां मैं हूं वहीं पर मेरे लिए इंग्लैंड है। सो थैंक यू गाइज।